नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान और इजराइल के बीच तेज होती जंग की, राज्यसभा चुनाव के नतीजों की, देखेंगे बंगाल में अधिकारियों के फेरबदल पर क्यों घिरा चुनाव आयोग, संसद में कैसे घिरी मोदी सरकार, जानेंगे एलपीजी किल्लत पर देश में मचे बवाल को। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लद्दाख में सड़कों पर उतरे लोग, ले अपेक्स बॉडी ने पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आबकारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने का दिया समय, अब 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी की चुनावी तैयारी हुई तेज, जारी की केरल और बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट, केरल में 47 तो बंगाल के लिए 144 उम्मीदवारों के नाम किए जारी। झारखंड के आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ अधिकारी अजय मलिक से मिले राहुल गांधी, हिम्मत को किया सलाम, झारखंड के नक्सल विरोधी अभियान के दौरान घायल हुए थे अजय मलिक। और शेयर बाजार में तेजी, 938 अंकों की तेजी के साथ 75,502 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 257 अंकों की तेजी के साथ 23,408 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग 17वें दिन भी जारी है और हर बीते दिन के साथ इस क्षेत्र में हालात और बिगड़ते नजर आ रही हैं। ईरान और अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं। तो क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग लगातार भड़कती जा रही है। अभी तक जो हथियार और मिसाइल इस्तेमाल भी किए गए, ईरान अब उनकी खेप निकाल रहा है और दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब ईरानी सेना ने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना का कहना है कि लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत गेराल्ड आर फोर्ड की उपस्थिति ईरान के लिए खतरा है, यानी अब उनके निशाने पर अमेरिका का ये युद्धपोत आ गया है। इससे पहले ईरान ने अपनी सॉलिड फ्यूल से चलने वाली खतरनाक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, यानी ईरान पूरे आक्रामक मोड में है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने अच्छा सबक सीख लिया है और समझ गए हैं कि वे किस तरह के राष्ट्र से निपट रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी रक्षा करने में संकोच नहीं करता और युद्ध को चाहे जिस भी दिशा में ले जाए उसे जारी रखने और जहां तक आवश्यक हो ले जाने के लिए तैयार है। यही नहीं, ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि हॉर्मुज जलरमरू मध्य हमारे दुश्मनों के लिए बंद है और जो भी तीसरा देश इस जंग में शामिल होगा उसे अंजाम भुगतना होगा। यानी अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेगी इसका फैसला ईरान करेगा। वैसे भी नाटो देशों ने इस जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा मजबूत करने के लिए नाटो सहयोगियों के साथ ही अन्य देशों से भी मदद मांगी थी, युद्धपोत भेजने की मांग की थी, लेकिन न तो उनकी मदद की अपील काम आई और न ही नाटो का भविष्य खराब करने की धमकी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल नहीं होगा। वहीं जर्मनी और ग्रीस ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े अभियानों में सैन्य भागीदारी से इनकार कर दिया है। जर्मनी का कहना है कि उसे हॉर्मुज जलरमरू मध्य की सुरक्षा में नाटो की कोई भूमिका नजर नहीं आती। यानी अमेरिका इस जंग में अलग थलग तो पड़ ही चुका है, साथ ही उसका सुप्रीम पावर का दर्जा भी खतरे में आ गया है। हालांकि इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले भी जारी हैं। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने ईरान के तेहरान, शिराज और तबरीज शहरों में एक साथ बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान में सरकारी मीडिया ने भी तेज धमाकों की जानकारी दी, जिसके चलते तेहरान के ऊपर धुएं का गुबार छा गया। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया, हमने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक विमान को नष्ट कर दिया है। इस विमान का इस्तेमाल ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य हस्तियां देश के अंदर और बाहर यात्रा करने और सहयोगी देशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए करती थी। हालांकि इस पर ईरान की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इस बार अमेरिका के लिए मैदान में लंबे समय तक टिके रहना भी बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान जंग ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, तो भारत में राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। 3 राज्यों में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है, काउंटिंग चल रही है और कुछ ही देर में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। वैसे चुनाव का ऐलान तो 37 सीटों के लिए किया गया था, लेकिन 26 पर चुनाव निर्विरोध हो गया। बची 11 सीटों पर ही वोटिंग की नौबत आई थी। तो चुनाव के बाद किसकी जीत की दिख रही है संभावना, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार, हरियाणा और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, नतीजे भी कुछ ही देर में आने वाले हैं। लेकिन वोटिंग के दौरान जमकर हंगामे की स्थिति दिखाई दी। सबसे ज्यादा बवाल बिहार में मचा। यहाँ 243 विधायकों में से 239 ने ही वोट डाला। ऐसे में जीत के लिए जरूरी वोटों की संख्या 41 से घटकर 40 रह गई। चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के दो उम्मीदवारों की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। 5वीं सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के अमरिंदरधारी सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। जिन 4 विधायकों ने वोट नहीं डाला है उसमें कांग्रेस के 3 और आरजेडी का 1 विधायक शामिल है। महागठबंधन के पास 41 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में उसके उम्मीदवार को सिर्फ 37 वोट मिलते ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वोटिंग के बीच हम के 2 विधायकों ने तेजस्वी से मुलाकात कर कुशवाहा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है।
हम की तरफ से कुशवाहा की उम्मीदवारी का पहले विरोध किए जाने की खबरें भी सामने आ रही थी। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि एनडीए के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में महागठबंधन बड़ा उलटफेर करता दिखाई दे रहा है। वहीं बात ओडिशा की करें तो यहाँ की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 और बीजेडी को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। चौथी सीट पर बीजेपी समर्थक दिलीप रे और कांग्रेस की फूलो देवी नेताओं के बीच मुकाबला है। बीजेपी के पास 79 विधायक हैं, 3 निर्दलीय का समर्थन भी उनके पास है। इस तरह से 82 सदस्य बीजेपी के पास हैं। 1 सीट के लिए 30 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ऐसे में तीसरे उम्मीदवार दिलीप रे के लिए 22 वोट ही आरक्षित है। दावा किया जा रहा है कि 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में रे को 25 वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेडी के पास 48 विधायक हैं, जिसमें से 18 वोट कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर करने का वादा नवीन पटनायक ने किया था। कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं, जिसमें 3 अगर क्रॉस वोटिंग भी कर देते हैं तो भी कांग्रेस उम्मीदवार को 29 वोट मिल जाएंगे। यानी बिहार के साथ ओडिशा में भी एनडीए को झटका लग सकता है, जबकि हरियाणा में भी किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की खबर सामने नहीं आई है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के एक उम्मीदवार के जीतने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है तो मुश्किल में चुनाव आयोग भी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में तारीखों के ऐलान के बाद सियासी दलों ने चुनावी मैदान में ताकत झोंकने की पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ राज्य में हुए प्रशासनिक फेरबदल ने चुनाव आयोग के मंसूबे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे केंद्र सरकार भी गिर गई है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद प्रशासन और पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई। साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर उठते सवाल और तेज हो गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 15 मार्च की रात राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पद से हटा दिया। अब दुष्यंत नारियावाला राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे और संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार नंद को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं 1992 बैच के सिद्धनाथ गुप्ता को महानिदेशक और सूचना और सरकारी प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हुए इस फेरबदल ने अब बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी चुनाव में बड़ी धांधली करने के फिराक में है, इसलिए वो अपने लोगों को राज्य में तैनात कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में राज्य में चुनाव आयोग ने 152 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को एसडीएम, समकक्ष या उच्चतर स्तर के अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया था। यह कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े विरोध के बावजूद उठाया गया। इतना ही नहीं, इससे पहले गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आरएन रवि नए गवर्नर बने। इसे लेकर भी ममता सरकार ने गंभीर सवाल उठाए थे और साथ ही आरोप भी लगाए थे कि जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि चुनाव में चुनाव आयोग और बीजेपी को धांधली करने में आसानी हो। हालांकि विपक्ष की आवाज को अनसुना कर दिया गया। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो सवालों से मोदी सरकार भी घिर गई है। संसद में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं सत्ता पक्ष भी कई मुद्दों पर बोला। हालांकि सरकार को घेरने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सबके बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। तो क्या कुछ हुआ संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। इस कड़ी में 16 मार्च को संसद में कई मुद्दे विपक्ष ने उठाए। लोकसभा में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि चिंताजनक बात यह है कि सरकार ने आंकड़े ही पेश नहीं किए हैं। सरकार को अपने ही लक्ष्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। सदन में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के साथ हुए विमान हादसे का मुद्दा भी उठा। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हाल ही में देश ने कुछ हादसे देखे हैं, जिनमें अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की घटना और अजीत पवार की मौत शामिल है। इन सभी मामलों के आसपास रहस्य बना हुआ है। पायलट्स एसोसिएशन चाहता है कि पूरे मामले की एक तय प्रक्रिया के तहत जांच कराई जाए, प्लेन हादसों की गहराई से जांच हो। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा के सवाल का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सभी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के जरिए कराई गई। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार से मांग की है कि शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त रूप से आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि पति पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारियां और खर्च उठाते हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त ITR दाखिल करने का विकल्प मिलना चाहिए। इससे परिवारों को टैक्स में बचत होगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा। सदन में गहमा गहमी भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी ने राज्यसभा से पूरे दिन के लिए वॉकआउट किया। पार्टी ने चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद राज्य के शीर्ष अधिकारियों को हटाने के फैसले के खिलाफ यह कदम उठाया। वहीं इन सबके बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सांसदों की तख्तियां और पोस्टर लेकर सदन में आने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बजट सत्र में कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन रद्द करने पर भी सहमति बनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका ऐलान 17 मार्च को करेंगे। संसद में जबरदस्त बहस देखी जा रही है। रोजगार से लेकर स्वास्थ्य सेवा, LPG की किल्लत तक तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के चलते देश में LPG की इतनी किल्लत हो गई है कि एक सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तो क्या है LPG किल्लत को लेकर देश में हालात और क्या कहा है विपक्ष ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने हर देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, तो वहीं भारत का नाम भी अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि तबाही भारत में भी मची हुई है।
देश में आम लोगों को एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और ये सिलसिला लगभग एक हफ्ते से जारी है, लेकिन सरकार इस मामले में कोई भी एक्शन लेती नजर नहीं आ रही। उल्टा जनता की परेशानी को अफवाह बता रही है, जिसे लेकर विपक्ष और जनता एक साथ मिलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में एलपीजी की कमी का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, एलपीजी संकट से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों, मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा पड़ रहा है। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? देश में कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और पब्लिक एंसिटी का काम करने को अपोजिशन के भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? और काला बाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि परेशान मां नहीं तो बिलखते बच्चे की पुकार ही शायद भाजपाइयों की जमीर को जगाए। आक्रोशित जनता समझ ही नहीं पा रही है कि सिलेंडर की लाइन में सरेआम लगे लोगों की दिक्कत और परेशानी देखकर भी भाजपाई इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल पाते हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। अब तो भूख से तड़पते परिवार वाले कह रहे हैं कि अब ये नहीं कहना चाहिए कि निर्दयी निर्मम भाजपाइयों के दिल पत्थर के हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि भाजपाइयों के दिल ही नहीं है। अखिलेश के ट्वीट ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं अमेठी में कांग्रेस के प्रदर्शन ने बीजेपी की धड़कनें तेज कर दी हैं। दरअसल सलौन में कांग्रेस नेता अर्जुन पासी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़े हुए गैस के दाम वापस लो। एलपीजी की किल्लत को लेकर पूरे देश में मचे इस बवाल पर बीजेपी कब चुप्पी तोड़ती है, अब ये देखना दिलचस्प होगा और सबको इसी का इंतजार